6 अगस्त 1945 समय हुआ था सुबह 8:15। गर्मी बहुत थी। जापान के एक स्टूडेंट चीको क्रिया के धूप से बचने के लिए छांव ढूंढ रही थी। तभी उसे आसमान में कुछ अजीब दिखा। ऐसा लगा जैसे खुद सूरज ही नीचे गिर गया और फिर चीको को चक्कर आने लगे। लेकिन दोस्तों, ये चीज कोई सूरज नहीं थी जो गिरी थी, बल्कि ये इतिहास का पहला परमाणु बम था। इस बम से 5 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जलकर राख हो गया और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 1,20,000 लोग मारे गए। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और इस शहर का नाम था हिरोशिमा। इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त के दिन जापान के एक और शहर नागासाकी में भी ऐसा ही एक न्यूक्लियर बम गिराया गया। इस बम का नाम था द फैट बॉय। इस बम ने नागासाकी के 70,000 लोगों की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान पर एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर बम गिराकर 1 लाख से भी ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली थी। An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. और ये बम जापान पर ही क्यों गिराया गया, जर्मनी पर क्यों नहीं? हिस्ट्री कनेक्ट में आज आपको पता चलेगा कि आज से 79 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को ये बम गिराया क्यों गया और क्या ऐसा करना सही था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जब बात आती है कि अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिराया था, तो कई लोग आपको ये बताते मिल जाएंगे कि पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था, जिसमें अमेरिका के कई लोग मारे गए और इसी वजह से आगे चलकर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने इसी पर्ल हार्बर इंसिडेंट का बदला लिया। लेकिन ये कहानी का पहला पॉइंट है, एकमात्र पॉइंट नहीं है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से अमेरिका ने यह काम किया था। पर्ल हार्बर बस एक शुरुआत थी। और वैसे भी पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ था वो दिसंबर 1941 में हुआ था, हिरोशिमा से करीब 4 साल पहले। तो 4 साल बाद तो ख्याल नहीं आएगा ना इस तरह से अटैक करने का। तो चलिए आज हम एक एक करके जानते हैं कि 1941 से लेकर 1945 में ऐसा क्या हुआ कि जापान पर ऐसा एक्शन अमेरिका ने लिया और जर्मनी इस हमले से कैसे बच गया। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि 1929 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं था। लेकिन फिर एक इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड वॉर को बदल कर रख दिया। 7 दिसंबर 1941 का दिन था। पैसिफिक ओशन में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट था। यहाँ पर जापान ने करीब 1.25 घंटे तक लगातार बम बरसाए और 19 जहाज अमेरिका के बर्बाद कर दिए। अब यह अटैक अचानक हुआ था, इस वजह से अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिला। 2400 अमेरिकन इसमें मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला तब हुआ था जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट भी नहीं ले रहा था। जाहिर है कि इस हमले से गुस्सा होकर उसने सीधे तौर पर इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मा संभाल लिया। अमेरिका के इस वॉर में शामिल होने से जो तबाही हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा अगले 4 सालों तक। अमेरिका लगातार जापान पर हमले करते जा रहा था। जापान ने जब देखा कि अमेरिका से लड़ाई लड़ने में वो पिछड़ रहा है तो उसने अपने देश में सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करने शुरू कर दिए। इन सुसाइड बॉम्बर्स को कहा जाता था कामिकाजे। अब दोस्तों, ये जो बॉम्बर्स होते थे ये अपने फाइटर जेट में कई बम रखकर अचानक हमला करते थे और सीधे जहाज पर या दुश्मन की सेना पर ही प्लेन को क्रैश करा देते थे। इससे अमेरिका और मित्र देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इन कामिकाजे फाइटर्स की वजह से अमेरिका ने अपने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत देखी थी। अब इसके बाद भी दोस्तों अमेरिका फिर भी आगे बढ़ता रहा, वो पीछे नहीं हटा और उसने जापान के कई आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। इसके लिए अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग ट्रिक को इस्तेमाल किया, जिसने अमेरिका को बहुत ज़्यादा मदद दिलाई थी जापान को घेरने में। देखिए, जहां पर जापानीज आर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, अमेरिका उन आइलैंड्स पर हमला करता ही नहीं था। और जिन आइलैंड्स पर जापानीज आर्मी कम होती थी या जो आइलैंड्स कमज़ोर थे जापानीज हिसाब से, वहां पर उसे जीत लेता था अमेरिका।
इस तरह से पैसिफिक ओशन में अमेरिका जापान को लगातार कमजोर करता रहा। अब अभी तक अगर आप देखोगे तो जापान की एक गलती ने अमेरिका को जंग के मैदान में उतार दिया था। इससे पहले तक जापान और जर्मनी जंग में मजबूत थे, लेकिन अमेरिका की वजह से जंग लगभग एक तरफा हो गई थी। फिर जापान ने अपने कामिकाजी फोर्सेस से अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की, तो अमेरिका ने भी आइलैंड हॉपिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके जापान को घेर लिया था। अब दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें तो 1945 में फाइनली एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने तय कर दिया कि जापान पर अमेरिका बड़ा हमला कर देगा। 1 अप्रैल 1945 का दिन था। अमेरिका जापान के एक स्टेट ओकिनावा पर कब्जा करके इसे अपने ऑपरेशन का बेस बनाना चाहता था। अब यहां से जापान पर डायरेक्ट अटैक किए जा सकते थे, इसलिए अमेरिका को ओकिनावा चाहिए था। ओकिनावा पर कब्जा करने के लिए अमेरिका अपने 50,000 सोल्जर्स के साथ जंग में उतरा, लेकिन सामने से जापान के 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स ने अमेरिका को घेर लिया। अब ये जंग करीब 3 महीने तक चली। इसमें दोनों ओर से मिलाकर करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। अमेरिका इस लड़ाई में जीत तो गया दोस्तों, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस तरह से लड़ाई लंबी खींचेगी और अमेरिका को लड़ाई की वजह से बहुत नुकसान होगा। ओकिनावा की लड़ाई के बीच में ही दोस्तों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनकी डेथ हो गई और नए प्रेसिडेंट बन गए थे हैरी ट्रूमैन। अब ट्रूमैन के ऊपर बहुत प्रेशर था इस जंग को खत्म करने का, क्योंकि अमेरिका 5 साल तक इस जंग में खुद को घसीट चुका था। ट्रूमैन और उनके सपोर्टर्स को यह लगता था कि जापान पर हमला करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जापान के लोग अपने सम्राट हिरोहितो के इशारों पर जान देने को भी तैयार थे। उनके लिए मर जाना बेहतर था सरेंडर करने से। जापान में वुमेन एंड चिल्ड्रन सबको ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आप बेहद नॉर्मल सी चीज को हथियार बना सकते हैं। जापानीज कामिकाजी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसका वीडियो भी आपको लिंक पे मिल जाएगा। अब ट्रूमैन को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां पर जापान सरेंडर भी कर दे, अमेरिका को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े और ये वॉर खत्म हो जाए। जब ये सब डिस्कस हो रहा था दोस्तों, तब ट्रूमैन को पता चला द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? तो दोस्तों ये एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश की जा रही थी पिछले कई सालों से। 16 जुलाई 1945 के दिन आखिरकार अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और वो पहला देश था ऐसा करने वाला। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यह बनाया था। इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसके भयंकर रिजल्ट होंगे। यह मीटिंग दोस्तों 17 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चली थी और इसके सिर्फ 4 दिन बाद यानी 6 अगस्त के दिन जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों को तबाह कर दिया। पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर भी बम गिराया गया। इसके अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर करने की घोषणा कर दी। अब दोस्तों यहां पर ना एक सवाल आता है कि बम जापान पर क्यों गिराया गया, जर्मनी पर क्यों नहीं गिराया गया? तो इसका जवाब है दोस्तों कि जर्मनी पर भी बम फूट सकता था शायद, और शायद फूट भी जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जर्मनी ने साल 1945 में ही सरेंडर कर दिया था, वो भी मई के महीने में। इस टाइम तक न्यूक्लियर बम बना ही नहीं था, इसलिए जर्मनी पर बम गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जापान सरेंडर करना चाह ही नहीं रहा था और जर्मनी पहले से सरेंडर कर चुका था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि जब जापान पर एक बम गिर चुका था तो अमेरिका दूसरा बम उस पर क्यों गिरा रहा था? इस बात का जवाब अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हेनरी स्मिथसन ने दिया था। उन्होंने कहा कि बिना शर्त के जापान सरेंडर करने वाला था नहीं और वो लड़ता ही रहता, यहाँ तक कि ऐसा होता कि ये वॉर 1946 तक आराम से खिंचता। इसलिए इस वॉर को रोकने के लिए ऐसा किया गया। वैसे दोस्तों कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो अमेरिका के इस स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट खड़े होते हैं। रिचर्ड ओवरी जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिरोशिमा पर बम गिराने का फैसला मोरली और एथिकली सही ही नहीं था, क्योंकि जापान पहले ही बैकफुट पर जा चुका था हिरोशिमा पर अटैक से पहले। जब मंचूरिया की लड़ाई में सोवियत ने उसे हराया था तब जापान को पता चल गया था कि वो सरेंडर करेगा। बम गिराने की बजाय सितंबर तक जापान अपने आप ही सरेंडर कर देता, ऐसा ओवरी कहते हैं।
ओवरी ये भी कहते हैं कि दूसरा बम तो सिर्फ इसलिए गिराया गया ताकि साइंटिस्ट और आर्मी ये देख सके कि क्या ये दोनों बम एक तरह से काम करते हैं। हालांकि दोस्तों कई लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से श्योर होना चाहता था कि जापान सरेंडर को मजबूर हो जाए, इसीलिए उसने दो बम गिराए थे। अब दोस्तों इसी को लेकर एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि अमेरिका खुद को सोवियत से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता था ताकि जंग के बाद सोवियत ज्यादा फायदा ना उठा ले ट्रीटीज में या जो संधियां हो रही थी। द डिसीजन टू यूज द एटॉमिक बॉम्ब के लेखक कार एल्पेरोविट्ज ने लिखा था कि नागासाकी पर बम इसलिए गिराया गया ताकि सोवियत को यह समझ में आ जाए कि अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, और साथ ही उसे यह भी दिखाना चाहता था कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बनाने की कैपेसिटी रखता है जिसका वो अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता है। वैसे दोस्तों द एटॉमिक बॉम्ब एंड द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर के को ऑथर कैंपबेल क्रेग ने द हिस्ट्री चैनल को बताया था एक बार कि यह बम इतना सेक्रेटिव ढंग से बताया गया था कि इसके बारे में कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई थी। इस बम का आगे क्या करना है इसको लेकर भी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए अमेरिका ने बम क्यों गिराया इस बारे में लोग बस एस्टिमेट ही लगाते हैं। ठोस रीजन आज भी किसी को नहीं पता है, सारी बातें स्पेकुलेशन पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो बम गिराए गए थे क्या ये काम करना सही था, या फिर क्या यूएसए की पहले से प्लानिंग थी कि वो अपने जब बम बना लेंगे तो इन बम को गिराएंगे या कहीं पर इनको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।